नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 28 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो इनके पक्ष में अभी इंडिया ब्लॉक है, इनकी द्वारा 30 मार्च को एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी को आप सबको पता ही होगा, कुछ दिन पहले ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो इनके समर्थन में जो इंडिया ब्लॉक है, जो विपक्ष के द्वारा बनाया गया है, वो एक महारैली आयोजित करेगा 30 मार्च को। तो इससे संबंधित है, ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स दे रखी है तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। दूसरा जो आर्टिकल है वो है कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत ने बीजेपी ज्वाइन की है तो इससे संबंधित है, इसमें भी पॉलिटिक्स ज़्यादा दे रखी है तो इसे भी आप छोड़ सकते हो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो आर्टिकल है वो है मेंस से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये है ना, द हिंदू में न्यूज़पेपर में आते हैं कि आप पूछते हो बार बार कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की ये ट्रिक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसे तो पढ़ना है, जिसमें पॉलिटिक्स हो, जो काम की चीज़ें नहीं, उसे आप छोड़ सकते हो। जैसे पहला है, उसमें पॉलिटिक्स थी, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, उसके पक्ष में रैली निकाली जाएंगी तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं। कंगना रनौत जी बीजेपी ज्वाइन करेगी, कोई मतलब नहीं, हमारे काम की चीज़ें है नहीं। फिर जो तीसरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी कितनी राजनीति में, इस पर यह एडिटोरियल आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे टेलीग्राम चैनल में दे रखा है तो इसे आप पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, साइबर अटैक से संबंधित है, ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख सकते हो। और चौथा जो है ये मम्स डिजीज़ के बारे में, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसे भी देख सकते हो, ये देखने लायक चीज़ें हैं। और उसके बाद में टीबी से संबंधित 3 आर्टिकल आए, ठीक है जी। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही 23 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए टीबी से संबंधित 2-3 आर्टिकल आए द हिंदू में ही और इंडियन एक्सप्रेस में भी। तो काफ़ी अच्छे एडिटोरियल है और हमने दे भी रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, जो राजनीति से संबंधित है उन्हें देखना नहीं है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बाकी प्रीलिम से जो भी है वो हम देख ही रहे हैं, मेंस में भी है जो भी, वो हम देख ही रहे हैं। कुछ चीज़ें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज कि इसे रिलीज़ किया गया था इसलिए न्यूज़ में है। सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इसे रिलीज़ कौन करता है? इसे रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इसे रिलीज़ किया जाता है। क्या याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है कौन सी रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो जितनी भी रिपोर्ट है ना, एक दिन लेके बैठ जाओ, बार बार ऐसे न्यूज़ में आएगी आपको याद रहेगा नहीं। एक दिन लेके बैठ जाओ, एक पेज पे लिख दो कौन सी रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट और उसके बाद में कौन कौन रिलीज़ करता है। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल में दे भी दूंगा, तो ये चीज़ याद कर लोगे तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे। तो आज बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। इसे रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब कुछ चीज़ें आपको और भी ध्यान रखनी है, बड़ी बड़ी जो भी रिपोर्ट होती है उसके पैरामीटर भी आपको ध्यान रखने हैं। पैरामीटर या डायमेंशन, अलग अलग चीज़ें बहुत पूछी जा सकती है। तो इसमें पैरामीटर क्या होते हैं, मतलब किस किस आधार पर कंसीडर करके ये चीज़ें रिपोर्ट निकाली जाती है। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, इसमें 4 पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है। पैरामीटर बोलो या डायमेंशन बोलो, इन 4 डायमेंशन को कंसीडर किया जाता है, उस आधार पर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। कौन कौन से 4 डायमेंशन है? पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब इस देश में महिलाओं की, जेंडर की बात करें तो महिला और पुरुषों की कंपेरिजन होगी, मेल और फीमेल की। तो महिलाओं की इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन कितना है उस पर फोकस किया जाता है, और उनको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, मतलब अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कितनी है और उनको कितने अवसर मिलते हैं। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन कितना है, महिलाओं का एजुकेशनल लेवल कितना है, वो उसमें जो लिटरेसी की बात करी तो वो लेवल कैसा है, उस पर फोकस किया जाता है। तीसरा किस पे फोकस किया जाता है? तीसरा फोकस किया जाता है हेल्थ पर फोकस किया जाता है। चौथा किया जाता है फोकस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है, महिलाओं को राजनीतिक रूप से कितना सशक्तिकरण किया गया है, उस पर फोकस किया जाता है। तो 4 डायमेंशन है, इसे याद रखना क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप आ गए ना ये क्वेश्चन में, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसे जरूर याद रखना। क्या क्या 4 चीज़ें थी? पहला था आर्थिक भागीदारी की बात थी, दूसरा था शिक्षा प्राप्ति की बात थी, तीसरा स्वास्थ्य की बात थी, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण की बात थी। तो 4 चीज़ों पर इसमें फोकस किया जाता है। तो इसके डायमेंशन कितने? 4 है। पैरामीटर बोलो तो भी 4 है। इन 4 चीज़ों को रट लो। अब इसमें 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है, तो ये चीज़ तो याद रखने की आवश्यकता है नहीं। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, बिकॉज कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी यहाँ जिक्र हुआ, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी एक बार लेके बैठ जाओ और एक दिन में निपटा लो, बार बार ऐसे याद करोगे तो याद होंगे नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1971, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापना डेट याद रखनी, हाँ ये डेट याद रखनी, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर 2-4 साल आगे या पीछे करके पूछ लिया जाएगा, 2-3 टर्म ऐड करके पूछ ली जाएगी। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में जिसकी स्थापना, तो ऐसे कन्फ्यूज करने के लिए पूछ जाएगा, तभी ये याद आएगा भाई नहीं इसकी स्थापना है ना 1971 में हुई थी, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो ये वहाँ ये चीज़ें काम आ सकती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
तो और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों चीज़ें का साथ साथ में करते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी है इसमें, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, बिजनेस है, कल्चर है, सारी चीज़ें देखता है। अब ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी नहीं, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो इसके द्वारा एक तो हमने देख ली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, दूसरी है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फिर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये भी किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। फिर ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ये भी इसी के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हमने देखा अभी। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी इसी के द्वारा। फिर ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी इसी के द्वारा। तो कौन कौन सी रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, फिर आईटी रिपोर्ट जो भी ग्लोबल है, फिर जेंडर गैप रिपोर्ट, फिर रिस्क रिपोर्ट, फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। हिंदी मीडियम ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक आईटी रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एंड पर्यटन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो ये रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्सेनिक से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि अभी एक रिसर्च की गई थी, जो वाटर होता है ना, प्रदूषित वाटर, कंटामिनेटेड वाटर होता है, उस वाटर का यूज़ है ना चावलों में किया गया था, तो उसका प्रभाव देखा गया कि आर्सेनिक से प्रभावित वाटर था, ऐसा वाटर था जिसमें आर्सेनिक का यूज़ हुआ था, और मतलब उस वाटर में आर्सेनिक की मात्रा थी, और उस वाटर से चावल पकाई, फिर उसका यूज़ किया, देखा क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिला, नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है इससे हेल्थ पर। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये हमने न्यूज़ तो देख ली, न्यूज़ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्सेनिक के बारे में बात कर लेते हैं। आर्सेनिक है ना एक नेचुरल एलिमेंट है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक तत्व है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होता है। कहाँ पर पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली ये कहाँ पर मिलता है, तो ये अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, जो पृथ्वी होती है ना उसकी क्रस्ट में ये नेचुरली पाया जाता है। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया, नेचुरली पाया जाता है। पाया कहाँ जाता है, अर्थ की क्रस्ट में पाया, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। सोर्स क्या है इसके, सॉइल यानी मिट्टी में पाया जाता है, वाटर में भी है, एयर में भी है, तीनों जगह ये अवेलेबल है। तो सोर्स ये चीज़ें, ये एक ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक में डायरेक्ट मिल जाता है, इनऑर्गेनिक में तो थोड़ा उसमें केमिकली ऐड किया जाता है, तो वो इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक थोड़ा कम खतरनाक होता है, मतलब ऑर्गेनिक अगर आपके शरीर में चला भी गया ना, इतना नुकसान करता नहीं है जितना इनऑर्गेनिक करता है। इनऑर्गेनिक ज़्यादा हानिकारक होता है। अब शरीर में कैसे जाता है, शरीर में आप कोई फूड खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो उसमें भी चलेगा, सांस ले रहे हो तो सांस के थ्रू भी जाता है, स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपके शरीर में जाता है। क्या इंपैक्ट होता है, कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा, कैंसर हो रहा है, मर रहे हैं लोग इससे, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग के बारे में बात करें, क्या क्या चीज़ें इस रिपोर्ट में देखी गई, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वहाँ पर इसकी जो प्रभावित संख्या है वो ज़्यादा है। ऐसे देश जहाँ पर इनकम कम है, जो पुअर कंट्रीज है लाइक अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पर क्या इकोनॉमी जो कंट्रीज है बहुत गरीब है, तो यहाँ पर इससे प्रभावित जनसंख्या वो ज़्यादा है। यहाँ पर एक WTO ने, मतलब WHO ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान है वो इससे ज़्यादा आर्सेनिक का यूज़ नहीं करता, मतलब शरीर में उसके है तो वो नुकसानदायक है, एक लिमिट दे दी थी। ठीक है जी, तो इन देशों में जो जनसंख्या है उनमें से 30% जनसंख्या है वो WHO की रिपोर्ट है, मतलब जो लिमिट दे रखी थी उसको भी क्रॉस कर रही है। WHO ने एक लिमिट दे दी थी, भाई इससे ज़्यादा है ना किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर आर्सेनिक की मात्रा जाती है तो वो नुकसानदायक है, इससे ज़्यादा तो जानी ही नहीं चाहिए, ऐसी एक लिमिट दे दी थी। बट ये जो गरीब देश है ना, इनकी 30% आबादी ऐसी है, इनके शरीर में तो उससे भी ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक जा रहा है। तो देखो कैसी स्थिति बनी हुई है उनकी, बिकॉज कि उनके पास में तो क्लीन वाटर तो है ही नहीं, क्लीन वाटर नहीं तो आर्सेनिक डायरेक्ट जा रहा है। आर्सेनिक वाटर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एक ये भी की फाइंडिंग थी कि हम जो फूड ग्रेन लेते हैं ना, उसमें चावलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बाकी जो भी है उसके सबको साइड में करके चावलों में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आर्सेनिक की मात्रा चावलों में बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ये ड्रिंकिंग वाटर में भी होता है, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट प्रयास कर रही है इसे कम करने के लिए, तो भारत सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा सख्त कदम उठाए गए थे इसे रोकने के लिए। जो पीने का पानी होता है ड्रिंकिंग वाटर, उसे मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसे मैनेजमेंट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए अलग संस्था बनाई गई है। साथ ही साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है उसे मॉनिटर करने के लिए WHO और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर प्रयास कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं किस प्रकार से जो वाटर है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर किया जाए। तो ये पूरा जो हमारा आर्टिकल था आर्सेनिक से संबंधित था, और UPSC ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा था 2013 में, प्रीलिम में एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, UPSC क्वेश्चन फिर से पूछ भी सकती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा नेत्रावती रिवर फ्रंट के बारे में। न्यूज़ में क्यों था, अभी जो NGT है ना
उनकी एक संस्था मतलब एनजीटी की संस्था ने दिल्ली में एक बैठक हुई थी। इस दौरान जो नेत्रावती रिवर फ्रंट है ना, उस पर एक्शन लेने की बात की कि हम भी इन पे एक्शन लेंगे। क्यों लेंगे? कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, इसलिए एनजीटी ने एक्शन लेने की बात की। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है जी। अब ये तो न्यूज़ थी। न्यूज़ खास महत्वपूर्ण है नहीं, बाकी एग्जाम्पल में काम आ सकती है मेंस में, पर इतना भी एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है नहीं, आप याद भी नहीं रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं नेत्रावती रिवर के बारे में। सबसे पहले नेत्रावती रिवर के बारे में बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो इसका ओरिजिन होता है कुद्रेमुख रेंज से। अभी कुद्रेमुख रेंज कहाँ है? कुद्रेमुख जो माउंटेन रेंज है ये वेस्टर्न घाट में, ये है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर है कुद्रेमुख रेंज। ठीक है जी। ये अब है कर्नाटक में, कर्नाटक में वेस्टर्न घाट में कुद्रेमुख रेंज से इसका होता है ओरिजिन। ये बाद में जाके मिल जाती है कुमारधारा जो रिवर है उसमें जाके मिल जाती है, और ये जो कुमारधारा रिवर है ये अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। तो कैसे होता है इसका ओरिजिन? ओरिजिन होता है कर्नाटक, कर्नाटक में है कुद्रेमुख रेंज। ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न घाट में, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर आगे आती है कुमारधारा रिवर, कुमारधारा रिवर में ये विलीन हो जाती है। यहाँ की कुमारधारा की ये एक ट्रिब्यूटरी है। बाद में जो कुमारधारा रिवर है ये मर्ज हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज हो जाती है अरेबियन सी में। पूरा इसका फ्लो देख लिया। अब कुमारधारा रिवर के बारे में बात करें, ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, ये भी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और ये हमने देखा ये भी कि डिस्चार्ज होती है अरेबियन सी में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट साइट है, ये पिलग्रिम साइट बोलो या धर्म स्थल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है यहाँ पर इसके किनारे पर, ये जिसका नाम है धर्म स्थल। यहाँ पर एक पिलग्रिम साइट है, मतलब धार्मिक पैलेस है जिसका नाम है धर्म स्थल, वो इसी के किनारे पर लोकेटेड है। ये जो नेत्रावती रिवर है या जो कुमारधारा रिवर है, ये मैंगलोर है, बंटवाल है, यहाँ के जो रीजन है ना, इनके लिए वाटर का महत्वपूर्ण सोर्स है। ये जो रीजन है वो वाटर के लिए इसी रिवर पर डिपेंडेंट है। तो इनके लिए वाटर के मतलब ये जो रीजन है, ये जो एरियाज है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वाटर के लिए इन दोनों रिवर पर निर्भर करते हैं। अब इस परियोजना के बारे में बात करें, इस स्कीम के बारे में बात करें, नेत्रावती रिवर फ्रंट के बारे में बात करें, तो ये जो है ना, इसमें क्या होगा, रिवर फ्रंट में क्या होता है, जो रिवर है उस पर एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा यहाँ पर ट्रैक बनाए जाएंगे, टूरिस्ट पैलेस बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, गार्डन बनाए जाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए, टूरिज्म बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। तो इसके लिए इसे रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप किया जाएगा। जो भी सिटी है इसके किनारे पर उसको सी से और रिवर से लिंक किया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ में इकोनॉमिक गतिविधियाँ भी बढ़ेगी, और एक वाटरवे के रूप में भी इसे डेवलप किया जा सकता है। तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब इसका नुकसान ज़्यादा हो रहा था, तो अभी इस पर एक्शन लिया गया है और एनजीटी ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द बंद करवा दिया जाएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल देख लिया नेत्रावती रिवर फ्रंट के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में। ऑपरेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जितने भी अपने आज दिन तक जितनी ऑपरेशन न्यूज़ में थे, एक बार लेके उसको रट लो। जितने भी ऑपरेशन अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन गंगा है और भी ऑपरेशन चलाए गए, उनको एक बार बैठो सारे निपटा दो। कौन सा ऑपरेशन था, कौन से देश में चलाया था और क्यों चलाया था, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप टैकल कर सको। तो ये अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में। ऑपरेशन इंद्रावती क्यों न्यूज़ में है, पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, बाद में इस ऑपरेशन के बारे में। न्यूज़ क्या है, हाइती एक कंट्री है। कहाँ पर ये कंट्री है? ये कंट्री है कैरेबियन देश में। आपने गेल वगैरह जो क्रिकेटर है ना, वेस्ट इंडीज से आते हैं, तो वो कंट्री कोई नहीं, कैरेबियन आइलैंड है, मतलब एक सी है कैरेबियन सी, वहाँ जो कंट्री है उसे कैरेबियन कंट्रीज़ कहा जाता है। तो हाइती वहीं पर लोकेटेड है। अब इस कंट्री में क्या है, गैंग वॉर बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ पर गैंगस्टर आपस में वो लड़ाई कर रहे हैं, तो गैंग वॉर बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ की जो पार्टियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। उनके जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उनका असेसिनेशन हो चुका है, उनको मार दिया गया है। तो अब वहाँ पर पूरी जो व्यवस्था थी वो ख़त्म हो चुकी है। पूरा जो देश था वो इन गैंगस्टर के हाथ में आ चुका है। तो वहाँ पर कुछ भारतीय फंसे हुए हैं, 100 या ऐसे कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? इसके पास में एक देश है, वैसे हमारी कोई है ना स्पेशल एम्बेसी है नहीं आईआईटी में, तो हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते। इनके करीबी एक देश है जो पड़ोसी देश है या नेबरिंग कंट्री है, जिसका नाम है डोमिनियन रिपब्लिक। ये जो डोमिनियन रिपब्लिक है ना, यहाँ पर भारत सरकार जाके निगरानी रख रही है किस प्रकार से भारतीयों को सुरक्षित यहाँ लाया जाए डोमिनियन रिपब्लिक में, और वहाँ से भारत लाया जाए। तो ये प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, इसीलिए सारा चीज़ न्यूज़ में था। ये जो सारा रीज़न है न्यूज़ में इसी कारण से था। अब ऑपरेशन इंद्रावती में क्या होगा, ऑपरेशन इंद्रावती में हाइती से फंसे हुए भारतीयों को घर लाना, यही ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती हाइती कंट्री जहाँ पर फंसे हुए भारतीय उनको घर लाना है, इस चीज़ को आप याद रखना। हाइती कंट्री के बारे में बात करें, हाइती कहाँ पर लोकेटेड है, ये कैरेबियन सी में लोकेटेड है। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी, बाउंड्री किस किस से लगती है, बाउंड्री लगती है इसकी डोमिनियन रिपब्लिक से। हाइती की कैपिटल कौन सी है,
हैती की कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस, ये कैपिटल है इसकी, याद रख सकते हो तो रख लो। और जो हम बात कर रहे थे डोमिनियन रिपब्लिक की, इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है सेंट डोमिंगो, इसको भी याद रख सकते हो बिकॉज ये तो 2-3 बार न्यूज़ में आके गया है। सेंट डिमोगो और डोमिनियन रिपब्लिक तो पहले भी न्यूज़ में था, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। अब आप सबको पता है ये कैरिबियन सी में है, एटलांटिक सी से बाउंड्री लगती है, कैरिबियन सी से लगती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ये सारी चीज़ें तो पता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो IVF से संबंधित है, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए था, सिद्धू वाले जो साहब थे, सिद्धू वाले जी, आपको पता ही होगा, सिद्धू मूसेवाला जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो एक सिंगर भी थे, आपको सबको पता होगा, तो हम वो उन मैटर में नहीं जाएंगे। उनकी माता जी को अब एक बच्चा हुआ है, मतलब उनका छोटा भाई हुआ है, तो वो जो हुआ बच्चा वो इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हुआ है, IVF के थ्रू हुआ है। तो उस पर कुछ मुद्दा छिड़ गया है, जो भी कंट्रोवर्सी बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। IVF में क्या होता है? IVF में कोई भी महिला है, उनके पेट में मतलब दिक्कत होती है किसी वजह से कि वो गर्भधारण नहीं कर सकती है, तो क्या किया जाता है, महिलाओं के जो एग होते हैं ना, अंडा जिसे बोला जाता है, और पुरुषों के स्पर्म को, इनको बाहर कृत्रिम रूप से जो लैब में है ना, इनको मिलाया जाता है और वहाँ पर एक एम्ब्रो तैयार किया जाता है। मतलब बाहर जो लैब में एक एम्ब्रो तैयार किया जाता है महिलाओं के एग से और पुरुष के स्पर्म से बाहर से तैयार किया जाता है, और फिर से इसको महिलाओं के जो गर्भ होता है उसमें डाल दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके थ्रू IVF के थ्रू नया बच्चा पैदा किया जाता है। तो IVF में कैसे होता है? महिलाओं से एग लिया जाता है, पुरुष से स्पर्म लिए जाते हैं, उनको लैब में तैयार किया जाता है बाहरी रूप से, मतलब पूरा केमिकली रूप से लैब में तैयार किया जाता है, फिर वापस उसको महिला के भ्रूण होता है जिसे एम्ब्रो कहा जाता है, उसमें वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू जो बच्चा होता है उसे IVF बच्चा कहा जाता है या IVF चिल्ड्रन कहा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस ईजी है, का ज़्यादा कुछ है नहीं, और प्रोसेस UPSC पूछेगा ही नहीं IVF क्या है। अब इसमें क्या होता है? रिट्रीवल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रो ट्रांसफ़र होता है। रिट्रीवल कैसे? बाहर लाया, फिर वापस उसको बाहर तैयार किया लैब में और फिर उसे ट्रांसफ़र किया, तो इसे रिट्रीवल एम्ब्रो ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। वही सब में हमने देख लिया है, वुमन के एग को मैन के स्पर्म को दोनों को लिया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड बॉडी के बाहर, उसे तैयार किया जाता है, और फिर जो एम्ब्रो फर्टिलाइज जो एग होते हैं जो तैयार किए गए हैं उसको वापस एम्ब्रो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, शरीर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे नया बच्चा बन जाता है। पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको ऐसा क्यों किया जाता है? जो इनफर्टिलिटी की चैलेंजेस होती हैं उसे दूर करने के लिए इसे किया जाता है, बिकॉज कि ये जो सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा, IVF की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और आजकल ये देखने को भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। इसके लिए कुछ कंडीशन भी फुलफिल करनी होती है। क्या कंडीशन है? पहले तो आपकी एज देखी जाती है, एज क्या है, फिर बाद में आपकी है ना पहली हिस्ट्री देखी जाती है, मतलब आपकी पहली हिस्ट्री कैसी थी, आपने कोई बच्चा हुआ कि नहीं हुआ है, जो पेरेंट्स बने थे तो क्या दिक्कत आई थी, वो सब भी देखी जाती है। फिर मृत्यु दर भी देखी जाती है, मेटल जो एज है वो देखी जाती है, फिर इनफर्टिलिटी देखी जाती है, लाइफस्टाइल देखी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें देख के डॉक्टर सजेस्ट करता है कि IVF करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, उसके बाद में ही IVF के लिए डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। एज के बारे में बात करें तो एज है ना, भारत में जो एक एक्ट बनाया गया है IVF से संबंधित, उसके अकॉर्डिंग मेल की एज है वो 21 से 55 वर्ष है, 21 to 55 ईयर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 21 to 50 ईयर, 21 से 50 वर्ष तक महिलाओं के लिए, और 21 से 55 वर्ष है वो पुरुषों के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग एज है। अलग अलग एज क्यों है? अब क्यों है वो तो गवर्नमेंट से जाके पूछो, क्यों में नहीं पढ़ना है, आपको इतना पता होना चाहिए। 21 से 50 है वो पुरुषों की है, 21 से 50 है वो महिलाओं की, 21 से 55 है वो पुरुषों की है। अब IVF का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इनफर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं उसमें होता है, डैमेज फैलोपियन ट्यूब होती है, अगर वो डैमेज हो जाती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है, और जो भी इनफर्टिलिटी होती है मेल इनफर्टिलिटी उसमें भी इसका यूज़ होता है। यूज़ भी बहुत ही बड़े लेवल पर होता है इसका। हमारा पूरा आर्टिकल था IVF से संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अक्सून के बारे में, अक्सूस के बारे में, SSN अक्सूस प्रोग्राम उससे संबंधित है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? ऑस्ट्रेलिया ने अभी घोषणा की है हम जल्द से जल्द अक्सूस को डेवलप करेंगे। अक्सूस क्या है? अक्सूस एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, तो उसे डेवलप करने की घोषणा की है, इसलिए न्यूज़ में। अब हम बात करेंगे पहले तो अक्सूस ग्रुप के बारे में। अक्सूस क्या है? अक्सूस एक ग्रुप है, कब बनाया गया था? 2021 में। किस किस देशों का ग्रुप है? ये ऑस्ट्रेलिया, USA और UK का ग्रुप है। इन 3 देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड, इन 3 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। कब बनाया था? 2021 में। क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था पैसिफिक ओशियन में, जो इंडो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चाइना है। ऑस्ट्रेलिया को चाइना से बहुत ही ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चाइना एग्रेशन दिखा रहा है। चाइना को हर किसी से खतरा है, कभी वो इंडिया पे अटैक करता है, इंडिया को परेशान करता है, कभी भूटान को, कभी जापान को,
कभी वियतनाम को, कभी फिलीपींस को, तो अलग अलग देशों से वो लड़ता झगड़ता रहता है। अब सेम जो डर है वो ऑस्ट्रेलिया को भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रति भी वो ऐसा ही रवैया अपना रहा है। तो क्या किया गया है, यूएसए को वो बार बार टक्कर कर रहा है। यूएसए आज सुपर पावर है, ठीक है, यूएसए की अभी हेजेमनी चलती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो चाइना है वो यूएसए को भी आंखें दिखा रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए चाइना के जो एग्रेशन कर रहा है, चाइना का जो लगातार वृद्धि हो रही है पावर में, उसे रोकने के लिए इन तीनों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया एक्सिस। जैसे कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसने मिलकर क्वाड बनाया, वैसे इन तीनों देशों ने मिलकर एक्सिस बनाया। ये क्या करेगा, आपस में मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, आपस में मिलकर जो ये रीजन है वहाँ पर पीस स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें की जाएगी इन देशों के द्वारा। ये हमने एक्सिस के बारे में देख लिया, किन किन देशों का, बस ये चीज़ें देख लेना। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके का ग्रुप है। भारत का पार्ट नहीं है, 2021 में बना था और इंडो पैसिफिक में काम करता है। मेंस में अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हो, प्रीलिम में बस इतना ही आएगा। और अभी क्या किया इन्होंने, एक सबमरीन बनाने की घोषणा करी। कैसी सबमरीन होगी, ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी। न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या होती है, वैसे ही होती है डीजल सबमरीन होती है। उसमें क्या होता है, सबमरीन रहेगी पानी के अंदर में, वापस जरूरत पड़ने पर वो ऊपर आ जाएगी। क्यों ऊपर आएगी, क्योंकि उसको ईंधन की आवश्यकता होती है, उसको फ्यूल की आवश्यकता होती है। उसमें फ्यूल होता है वो डीजल डलता है, तो डीजल के लिए बार बार उसे ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सबमरीन हो जो कि डीजल की जिसे आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसी सबमरीन करने के लिए न्यूक्लियर का यूज़ किया जाता है। तो न्यूक्लियर सबमरीन होती है ना, उसे बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता, पानी की सतह पे आने की आवश्यकता नहीं, वो लगातार पानी में रह सकती है। तो ऐसी सबमरीन जो होती है उसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहा जाता है। ऐसी सबमरीन है अभी 6 देशों के पास में, भारत के पास में भी ऐसी सबमरीन है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में ऐसी सबमरीन थी नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी यूएसए के हेल्प से बनाने की घोषणा करी है। ये यूएसए से खरीदेगा, कुछ पार्ट यूएसए से खरीदेगा, कुछ यूके से खरीदेगा, कुछ खुद बनाएगा। तीनों देश मिलकर इस सबमरीन को बना रहे हैं। तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था एक्सिस से संबंधित। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक्सिस एक देश के बारे में देख लेना। ये ग्रुप है, किन किन देशों का है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इन 3 देशों का है। तीनों देश मिलकर एक सबमरीन बना रहे, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन होगी। क्या करेगी, ये वॉरफेयर में काम आएगी। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था एक्सिस प्रोग्राम से संबंधित। क्या क्या देखा हमने, पहले तो हमने कुछ न्यूज़ देखी थी कि पॉलिटिक्स से संबंधित थी, वो देखनी थी। फिर मेंस से संबंधित कुछ टॉपिक थे, वो हमारे एडिटोरियल में कवर हो जाएंगे। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखा, जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में देखा, आर्सेनिक के बारे में देखा, नेत्रावती रिवर फ्रंट के बारे में देखा, ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में देखा, आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में देखा, एक्सिस के बारे में देखा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।